हे दोस्तों, लर्निंग बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप ग्रेजुएशन यानी बीकॉम या फिर मैं कहूँ बीबीए, इवन अगर आप एमबीए में भी इनरोल्ड हैं, वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो तीनों ही सिनेरियो में आपके लिए ये वीडियोज़ जो है इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहेगा कि मेरे पास बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, डजंट मैटर, टेंशन नहीं लेने का, ये वीडियोस देखने का सिंपल, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का भी प्रॉब्लम है कि भाई मेरी ये वाली यूनिवर्सिटी है, मैं इधर से हूँ उधर से हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। ये बेसिकली जो प्राइमरी मैंने इसको फोकस करके डिज़ाइन किया है इन वीडियोस को, डीयू को मैंने प्रायोरिटी दी है। उसके अलावा अगर आप इग्नू से हैं या फिर मैं कहूँ किसी और अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी ये वीडियोस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, बशर्ते आप इन वीडियोस को जो है सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे जैसे ये वीडियोस अपलोड होती चली जाएंगी, सीक्वेंस नहीं तोड़नी है आपको, ठीक है। ऐसा मत समझने कि नहीं मुझे पहले ये वाला चैप्टर कर लेना है। जो चैप्टर्स मैं पहले करवा रहा हूँ वही आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, तभी जाके आपको इसका जो है बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन की रहेगी। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या हमारे सब चैप्टर्स रहेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप सपोज दैट एमबीए कर रहे हैं, एमबीए में आपके पास कोई और एक एक्स्ट्रा चैप्टर, वैसे तो मैंने कोशिश, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़ा भाई हायर स्टडीज़ में थोड़े एक दो एड ऑन हो जाते हैं, तो वो अगर आपको लगता है कि यार मुझे चाहिए, तो फिर उसके लिए भी हम अरेंजमेंट बाद में कर देंगे। फिलहाल अभी मैं ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन को टारगेट कर रहा हूँ। एमबीए वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो टारगेट रहेगा वो अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए रहेगा, चाहे वो बीकॉम हो, प्रोग्राम ऑनर्स या फिर बीबीए हो। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को अपने आप को जस्ट फील करना है कि आप एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर हैं। और कौन से मैनेजर हैं? ऐसे वैसे मैनेजर नहीं है, आप हैं फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1.5-2 लाख रुपये आपकी सैलरी है इस कंपनी के अंदर। और आप का क्या क्या रोल होता है एज अ मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर, उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो एक फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कंपनी के लिए? सबसे पहले वो कोशिश करता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की, यानी फंड को अरेंजमेंट करना इसका एक टास्क है, ठीक। इसके अंदर वो क्या करेगा? कंपनी को रन करने के लिए या फिर मैं कहूँ एक्सपैंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसे कहाँ कहाँ से रेज़ किए जा सकते हैं? तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, हमने बचपन से सुने हुए हैं भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल से, यानी जो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, उनको इशू करो, वहाँ से पैसा आप रेज़ कर सकते हो। उस पैसे को आप क्या बोलोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके अलावा आप प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हो। अब दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी आपके पास पैसा रेज़ हो सकता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? डिबेंचर इशू करके भी पैसा रेज़ कर सकते हो। डिबेंचर या फिर मैं कहूँ लोन, तो लोन के थ्रू बैंक्स के अंदर लोन से भी आप अपना जो है पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको हर जगह ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बात करूँ लोन की जगह पर आप क्या पे करेंगे? बैंक वालों को इंटरेस्ट, ऑब्वियस ही बात है। डिबेंचर पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पब्लिक को। प्रेफरेंस शेयर जो जिन लोगों को आपने इशू किया होता है, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डरों को आपको इक्विटी डिविडेंड पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ रही है, ये बेसिकली आपकी क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आपने कैपिटल यहाँ पे, दिस इज़ अ कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपने डिज़ाइन किया है कि मुझे पैसे कहाँ से रेज़ करने, इसको आप बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? आपके पास जो पैसा आपने रेज़ करा है वो कहाँ से कितना रेज़ करा है? सो दिस टोटल, इसका जो टोटल है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो इस पर आप कॉस्ट पे करेंगे, कॉस्ट बेयर करेंगे, वो कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक हर फाइनेंस मैनेजर की, जो भी फाइनेंस मैनेजर, उसकी क्या कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हमें कॉस्ट पड़ रही है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो आप क्या जुगाड़ करोगे यहाँ पे कि यार मुझे मान लो 10 लाख रुपए रेज़ करने हैं, तो क्या मैं 10 के 10 लाख इस जगह से रेज़ कर लूँ? पहला ऑप्शन। या तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 8 लाख इक्विटी शेयर से और 2 लाख रुपए कर्जा ले लेता हूँ, ठीक है। या तो मैं एक काम करता हूँ यार 3 लाख इधर से 3 लाख इधर से अरेंज कर लेता हूँ, 3 लाख इधर से अरेंज कर लेता हूँ, 2 लाख इधर से अरेंज कर लेता हूँ, 2 लाख इधर से अरेंज कर लेता हूँ। तो आपको 10 लाख अरेंज करने के लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो आप एक ऐसी पॉसिबिलिटी को चुनोगे जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो क्या आ रही हो? मिनिमम। तो कुल मिला के एज अ फाइनेंस मैनेजर आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए कॉस्ट को मिनिमम करने का, ठीक है। ऐसी जगह से मैं पैसा रेज करूँ जहाँ पे मेरी कॉस्ट कम से कम मुझे पे करनी पड़े। ये आपको कंपनी के लिए सोचना है। दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट टास्क। इसके अलावा जब आप पैसे रेज कर लेते हो, फंड का अरेंजमेंट कर लेते हो, तो उस पैसों से आप क्या करते हो? उसका इस्तेमाल करते हो। एप्लीकेशन ऑफ फंड। आप क्या करते हो? आप फिक्स एसेट खरीदने में उस पैसे को यूज़ करते हो, ठीक है। कंपनी के लिए मशीन्स खरीदने में उस पैसे का इस्तेमाल करते हो। कंपनी के लिए मशीन खरीदोगे, भाई प्लांट लगा हुआ है,
प्रोडक्शन होगा तो आपको मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यार मान लो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, मशीन ए खरीदूँ या बी खरीदूँ। मशीन ए मुझे 8 लाख की पड़ रही है, ये मुझे 6 लाख की पड़ रही है, तो मेरे अंदर से आवाज़ आएगी यार ये वाली खरीदनी चाहिए, 6 लाख वाली सस्ती है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यार मुझे बचत करनी है अपनी कंपनी के लिए, मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ तो यही सोचूंगा ना 6 लाख की है। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आई कि यार 8 लाख वाली मशीन ना मुझे डेली का 10,000 यूनिट बना कर दे देगी और ये वाली मुझे 8,000 यूनिट बना कर देगी। अब मेरा मन इधर जा रहा है। फिर एक बात मुझे और पता चली कि ये जो ए मशीन है ना, ये हमें 6 साल बड़े आराम से मतलब प्रोडक्शन करके देगी और ये मशीन चल पाएगी, ये 8 साल चल जाएगी। ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो पता चला, तो फिर मेरा इस तरफ मन जा रहा है। ऐसे और भी पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आपका जो मन है कभी इधर जाएगा, कभी बी की तरफ जाएगा, कभी ए की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे कैसे डिसीजन लेंगे कि मुझे कौन सी मशीन बाय करनी चाहिए? क्या आप जो आउटपुट आ रहा है उसको देख के डिसीजन लेंगे, क्या इसकी जो यूज़फुल लाइफ है उसको देख के डिसीजन लेंगे, क्या इसकी जो कॉस्ट है उसको देख के डिसीजन लेंगे, या और ढेर सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनको देख कर डिसीजन मेकिंग लेंगे? तो यहाँ पर भी हमें सीखना है एज अ फाइनेंस मैनेजर। यहाँ पर भी हमारा एक चैप्टर आने वाला है। जैसे एक चैप्टर यहाँ पर आएगा कि हाउ टू अरेंज, मतलब कैसे आप डिसाइड करें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ पर मिनिमाइज हो रही है, कैसे आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करें, ये हम यहाँ इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। फिर कैसे भाई आप जब कोई मशीन खरीदते हैं तो कैसे डिसाइड करें कि विच मशीन शुड बी बॉट, कौन सी मशीन खरीदी जानी चाहिए, मशीन ए खरीदें या बी खरीदें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक फाइनेंस मैनेजर है उसका जो टारगेट होता है वो रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने का टारगेट होता है कि रिटर्न जो है हमारे को उस मशीन से वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, मैक्सिमम रिटर्न हम वहाँ से गेन कर पाएँ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, इन द फॉर्म ऑफ यूज़फुल लाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं हम उस मशीन को पिक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे कॉस्ट जो है मिनिमम से मिनिमम हमें पे करनी पड़े, वो वाला हम जो अरेंजमेंट ऑफ फंड है या फिर वो वाली जो कैपिटल है हम रेज़ करेंगे, उस जगह से हम कैपिटल रेज़ करेंगे। ठीक, फील करना थोड़ा सा। अब एक चीज़ और, मान लीजिए आपने यहाँ से 10 लाख रुपए रेज़ करे, एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए आपने रेज़ करे, तो क्या आप पूरे 10 के 10 लाख का फिक्स एसेट खरीद लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप अपना थोड़ा फैमिली को भी देखें, घर पे देखें, तो एग्जाम्पल मान लीजिए फादर जॉब करते हैं और वो 50,000 सैलरी घर लेकर आते हैं, तो क्या वो 50 के 50,000 से ही अपना कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे ईएमआई पे करनी होती है, मान लो हमें कुछ इस बार कुछ खरीदना है, जैसे एसी हमें खरीदना है, या हमें कुछ कार खरीदनी है या बाइक खरीदनी है, उसकी ईएमआई देनी है, तो क्या आप सारे खर्चे ऐसी ही जगहों पे कर देते हो? नहीं, कुछ पैसा मम्मी जी के हाथ में जाता है। ठीक है, मान लीजिए मम्मी जी के हाथ में 20,000 चला गया, ये जो पैसा गया है ये डे टू डे खर्चों के लिए गया हुआ है। यानी पापा जी ने क्या किया, उसमें से कुछ पैसे मम्मी जी के हाथ में रख दिए और वो बोला कि भाई ये डे टू डे खर्चे के लिए है। मम्मी जी उससे सब्जी अरेंज करेंगी, है ना, ग्रॉसरी अरेंज करेंगी, उससे फिर दूध वगैरह भी आएगा, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको पॉकेट मनी भी देना होगा। तो ये डे टू डे के जो खर्चे हैं वो सारे इस 20,000 से निपटाए जाएंगे। बाकी के 30,000 से जो हमारे बड़े खर्चे होंगे, घर का ईएमआई हो सकता है, कुछ खरीदना हो सकता है, कहीं पे पार्टी करने, मतलब हम एक फैमिली जो है टूर जाना है तो वो उससे खर्च कर सकते हो। तो ये इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सेम कंपनी के अंदर भी ऐसे ही होता है। 10 लाख रुपीज़ जो आपने रेज़ करा है उससे आप पूरा का पूरा वो नहीं खरीद लेते हैं, फिक्स एसेट नहीं खरीद लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 7 लाख रुपए का फिक्स एसेट खरीदा, तो बाकी का जो 3 लाख रुपए है वो घर चलाने के लिए, बोले तो कंपनी चलाने के लिए आपको साइड रखना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एंड 3 लाख रुपए आपने साइड रख दिए। इससे आप क्या करोगे, इससे आप अपना कंपनी को चलाओगे। सैलरी देना है, हर महीने सैलरी जाएगा, रेंट जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, और भी छोटे छोटे खर्चे हैं जो हमारे वो हमें निपटाने हैं, तो वो सब इन्हीं पैसों से निपटाया जाएगा। तो यहाँ पर भी ना एक फाइनेंस मैनेजर को मैनेजमेंट करना होता है कि मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल अपने पास रखनी है जिससे मैं सुकून से अपना साल बिता सकूँ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। फंड तो मैंने रेस कर लिया, अब इस पूरे पैसे का अरेंजमेंट मुझे इस तरीके से करना है कि कितना मैं फिक्स एसेट में लगाऊं, कितना मैं वर्किंग कैपिटल के तौर पे जो है बचत करके रखूँगी, जिससे मेरा जो ऑपरेशन है, जो बिज़नेस का जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्रेडिटर को भी देने हैं, जो आप गुड्स खरीद के लाओगे उनको भी देने हैं। ठीक, आप गुड्स बेच रहे हो, फिर मान लीजिए आपने पहले गुड्स खरीदा तो आपने उधार में खरीदा होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर उसको बेचा भी होगा, तो जिसको बेचा होगा वो आपका डेटर है, जिससे खरीदा आपने वो क्रेडिटर है। तो इससे जब पैसे आएंगे, ये इसको फिर पे भी करोगे, आपके पास भी खुद होना चाहिए। तो ये सब अरेंजमेंट यहाँ पे करा जाएगा, अभी बाद में डेप्थ में बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा एक डिसीजन और लिया जाता है। अभी तक कितने डिसीजन हो गए? पहला डिसीजन, फ्रॉम वेयर वी कैन अरेंज द फंड्स, वेयर वी शुड इन्वेस्ट अवर मनी, एंड वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करा जाएगा। एंड द फोर्थ डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। सारा बिजनेस करने के बाद साल में जो प्रॉफिट बचता है, ये प्रॉफिट किसका है? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के मालिकों का है।
तो क्या ये कंपनी के मालिकों को एज ए डिविडेंड के तौर पर उनको दे दिया जाए? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है जब आप एक शेयर इशू करके जब पैसा रेज करते हो, जिन भी लोगों से, मान लो इन लोगों से आपने इन लोगों को शेयर इशू करके पैसा रेज करा है, इन लोगों ने आपको पैसे दिए, तो इनको भी तो बदले में कुछ मिलेगा, यस, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा इनको। तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसी को डिविडेंड बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को क्या हम डिविडेंड के तौर पे मालिकों को बांट दें, या इस प्रॉफिट को हम अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें? तो ये एक डिसीजन मेकिंग होती है जो कि एक फाइनेंस मैनेजर को करनी पड़ती है, जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे डिविडेंड डिसीजन जो है लिया जाता है। तो 4 डिसीजन जो है यहाँ पे हमने देखे, चारों डिसीजन पे कैसे काम करना है वो हम आगे चल के यहीं से हमारे चैप्टर जो है निकल कर आएंगे और इन्हीं पे हमें काम भी करना है। तो ये जो अभी मैंने बात करी थी पिछली स्लाइड्स के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ फंड के अंदर, वहाँ पर आपका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि पहला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, EBIT EPS एनालिसिस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ये 4 चैप्टर्स इसके अंदर कवर अप है। एंड देन फिर जब हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारी यूनिट आएगी वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। और ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जैसे कि डिस्काउंटिंग टेक्निक्स आपको सीखनी है, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स आपको सीखनी है, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स, ये सब चीज़ें सीखनी है। देखेंगे, अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब हम इस यूनिट के अंदर आएंगे तब हम इस पर बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जो यूनिट है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ही नाम से है। इसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डेटर या फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब चीज़ें बात करेंगे। डिविडेंड डिसीजन में तो हमारा खुद का एक यूनिट है जो अपने आप में चैप्टर भी रहेगा, दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन, तो इस पर हम बात करेंगे। एंड इसके अलावा ये यूनिट ख़त्म होने के बाद हमारे पास एक और, इन चारों के अलावा भी एक टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन सभी ऊपर की जो यूनिट्स हैं ना, इनमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। मतलब इसके बिना तो हम अधूरे से रहेंगे, तो ये सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। और ये नंबर 1 चैप्टर हमारा यही रहने वाला है, मतलब पहले नंबर पर मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यानी आज आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो वो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? अगर आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करके रखा हुआ है तो वो पैसा 3 साल बाद कितना हो जाएगा? अब आपको सबको पता है यार, ये पैसा डाउन ही होगा। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से, है ना। अब इन्फ्लेशन का क्या रेट है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम इन्फ्लेशन के साथ कैसे फाइट कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। लास्ट होगा हमारा थ्योरी। गॉट इट। तो इस तरीके से अब मुझे दिख गया कि हाँ यार, मेरी एक यूनिट कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक यूनिट मेरी कैपिटल बजटिंग है, एक यूनिट मेरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, एक यूनिट मेरी डिविडेंड डिसीजन है, एक मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना है, और लास्ट में मुझे थ्योरी भी करना है। थ्योरी के नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट दिस। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आया है तो डिसलाइक कर देना। गॉट इट। और अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो वो भी कर देना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, अभी ये चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल भी ग्रो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और सब लोग अपनी जो है स्टडी को कर पाएंगे। अभी मैं और भी सब्जेक्ट्स कवर अप करने वाला हूँ। मैंने प्लान किया है कि यार मैं जितने सब्जेक्ट्स कोशिश करूँगा कि जितने मैं करवा सकता हूँ, जैसे FM हो गया, HRM हो गया, कंपनी लॉ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाने के मूड में हूँ पूरे। बट मेरे पास अभी थोड़े से गैजेट्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अभी देख रहे हो मैं आपको स्क्रीन पे ही पढ़ा पा रहा हूँ, मैं खुद मेरे पास कैमरे वैमरे की सुविधा नहीं है कि मैं साइड में आ पाऊँ। बट कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे फीडबैक देना। फीडबैक बोल रहा हूँ, ठीक है। फीडबैक इसलिए क्योंकि हो सकता है मैं कुछ कमियाँ, कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, जैसे मैं फास्ट बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ चीज़ों को गलत पढ़ ले रहा हूँ, कुछ भी चीज़ आपको लगे आप मुझे नीचे जल्दी से कमेंट कर देंगे। बस उससे मुझे थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि मुझे नेक्स्ट बार में कैसे प्रिपेयर होकर आना है, तो मैं अपना इंप्रूवमेंट कर पाऊँगा, आप लोगों को एक अच्छा वीडियो कंटेंट जो है दे पाऊँगा। गॉट इट। तो यहाँ तक हमने इसे कवर अप किया। स्क्रीनशॉट लेते चलना और या हो सके तो यार नोट करते हुए चलना। अब हम इसमें ना नंबरिंग कर लेते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर पहले नंबर पे करना होगा, ठीक। तो नंबरिंग की बात करूँ तो सबसे पहले जो अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा नंबर 1 10, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नंबर 1 रहेगा, पहला चैप्टर यही रहेगा। अगली वीडियो इसी पर आने वाली है। नंबर 2 हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे 10, नंबर 3 पे रहेगा हमारा 10, नंबर 4 पे रहेगा हमारा 10, नंबर 5 पे हम रखेंगे अपना इस पूरे कैपिटल बजटिंग के चैप्टर को, नंबर 5। ये पूरा एक ही बार में कवर होगा, ठीक है, डोंट वरी। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है। तो नंबर 5, नंबर 6 पे यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो नंबर 6 पे मैं रखूँगा नंबर 6 ये रहेगा, नंबर 7 ये रहेगा,
नंबर 8 रहेगा मेरा, नंबर 8 ये रहेगा, नंबर 9 ये रहेगा, नंबर 10 ये रहेगा, नंबर 11 ये रहेगा एंड नंबर 12 थ्योरी रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो थ्योरी है ये भी इसी के अंदर मैं कवर अप करवा दूंगा। तो इस तरीके से हमारे 12 चैप्टर्स रहेंगे और इन 12 चैप्टर्स की जर्नी में आप लोगों को जुड़े रहना है शिद्दत के साथ, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भी सुझाव, फीडबैक, सजेशन कुछ भी बोलें वो आप मुझे कमेंट्स में देते रहेंगे। इससे मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड है और मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड टेक केयर, बाय बाय।